हमारे साथ इकोनॉमिस्ट रोहित सरदाना भी विजय सरदाना भी जुड़ चुके हैं। रोहित मेरा मित्र, देखिए याद आ गया। सरदाना जी, जब भी आप आते हैं मित्र की ज़रूर याद आती है। लेकिन मुबारक हो, बड़े दिनों से इस पल का इंतज़ार था और ये पल सबके हाथ। बिल्कुल, और ये होना भी था क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और ये एक व्यक्ति का था जिसने ये पूरी प्रॉब्लम खड़ी करी। अब उनको धीरे धीरे हकीकत समझ में आई क्योंकि वक्त के साथ बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। और जब से उनके यहाँ पे एम्बेसडर आए हैं, मुझे लगता है उन्होंने उनको सही जानकारी पहुंचाई होगी कि भारत की अपनी कुछ रेड लाइंस हैं, वहां पे कॉम्प्रोमाइज वो नहीं करना चाहेंगे। हमें थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा। और उसके बाद, क्योंकि ये व्यक्ति ट्रंप के बहुत करीब है, आप ये समझिए कि इस व्यक्ति ने जो एलन मस्क के रिकमेंडेशंस थे उसको भी ट्रंप से कैंसिल करवाया था। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप को कितना भरोसा है इन पे। तो यहां से जो फीडबैक गया होगा कि आप अब प्रैग्मेटिक वे में सोचिए ताकि दोनों देश आगे बढ़ सके। पोटेंशियल बहुत है। जिस तरह से कनाडा ने, यूरोपियन यूनियन ने, बाकी लोगों ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया कि हम आपकी दादागिरी के आगे नहीं आएंगे, और अगर भारत भी हाथ से चला गया तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजन है ट्रंप का और दोनों देशों का फायदा है। अब विजय जी, ये जो दो चार बातें हो रही हैं कि पहला तो ये कि वी स्पोक अबाउट मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड। हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात की, खासकर ट्रेड को लेकर और रशिया और यूक्रेन के वॉर को ख़त्म करने को लेकर। ही अग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। ही का मतलब वो मोदी की तरफ इशारा करके ट्रूथ सोशल पर लिख रहे हैं। एंड टू बाय मच मोर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियली वेनेजुएला। दिस विल हेल्प एंड द वॉर इन यूक्रेन विच इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ। देखिए, ये जरूरी है ट्रंप को लिखना, क्योंकि ट्रंप का जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो इन्हीं तीन बातों पे अटका हुआ है। एक तो अगर भारत की तरफ से अगर व्यापार नहीं होता, अब $500 बिलियन भारत कहां से लाएगा? अगर मैं टोटल व्यापार भी देखूं भारत का कि इन्वेस्टमेंट भारत कैसे करेगा, टोटल इंपोर्ट हमारा $750 बिलियन है। उसमें से करीब $250-250 बिलियन हमारा क्रूड है जो अमेरिका दे सकता है। बाकी अमेरिका से लेने का लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना सस्ता है। अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी भी हम लेते हैं तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में हिचकिचाते हैं, इसीलिए रशिया हमारा प्रेफर्ड पार्टनर है। अब सवाल इस बात का है कि $500 बिलियन का मतलब ये है कि हर साल 100% ऑयल हम अमेरिका से लेंगे, ये संभव नहीं है। तो मुझे लगता है ये $500 बिलियन एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए फिगर है जो 5 साल में पूरा नहीं होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन वॉर, अब ये पहले दिन से वो बोल रहे हैं कि मैं लड़ाइयां रुकवाऊंगा। ये बात अलग है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कर दिया। अब वॉर मिनिस्ट्री तो वॉर ही करेगी ना, डिफेंस कहां करेगी? तो सवाल अब इस बात का है कि अब उनको वो भी अपनी इज्जत बचानी है। और तीसरी बात, भारत को बार बार उन्होंने एक चीज कही है कि इंडिया विल गिव एक्सेस टू एग्रीकल्चर, जो उनका अपना वोट बैंक। अब एग्रीकल्चर में मुझे लगता है 3-4 क्रॉप है जिनके लिए समझौता हुआ होगा। एक है ड्राई फ्रूट्स, दूसरा है एडिबल ऑयल, थोड़ा बहुत पल्सेस, क्योंकि ये सब चीजें हम इंपोर्ट पहले भी कर रहे हैं। अब एक चीज है कि बाकी कौन सी क्रॉप्स होंगी। मक्के को लेकर बात हो रही है, मक्का हम इंपोर्ट करेंगे, उसके अपने चैलेंजेस हैं जो भारत सरकार को कानून बदलना होगा। और हमें उसके लिए सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि इथेनॉल आ जाए मक्के का बना हुआ। तो ये सब चीजें हैं जिनको फाइन प्रिंट में देखना होगा, क्योंकि सिंपली साइन करने से बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि भारत को भी कुछ कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। अगर ट्रंप जो अच्छा हुआ आपने इस मुद्दे को छेड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर जब कहा है कि बाय अमेरिकन एट अ मच लार्जर लेवल इन एडिशन टू ओवर $500 बिलियन ऑफ यूएस। अब इसमें 4 चीजें मेंशन की है। एक तो एनर्जी है, एनर्जी चलिए हम समझ गए वो क्या बोल रहे हैं। फिर टेक्नोलॉजी, वो भी समझ में आ गया। अब ये एग्रीकल्चरल जब वो ये कहते हैं, फिर कोल और मैनी अदर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चरल में क्या, क्योंकि अब फिर उसके बाद ये सवाल उठाए जाएंगे कि हम अपने किसानों को हमेशा बाकी मुल्कों से बचाते हुए आए हैं। हमारे यहाँ का सिस्टम एग्रीकल्चर का बिल्कुल अलग है और जैसा दूसरे देशों का। हम उस मार्केट को नहीं खोल सकते हैं दूसरे देशों के लिए, खासकर जब वो चाहते हैं कि हम अपना सामान एक्सपोर्ट करें हिंदुस्तान में। देखिए, ऐसा है रूबिका जी, कुछ चीजें हैं जो हम एग्रीकल्चर की आज भी आयात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एडिबल ऑयल, हमारा 70
50% डेली कंजम्पशन जो होता है हिंदुस्तान का वो इम्पोर्टेंट है। दालें हम इंपोर्ट करते हैं 2-3-4 मिलियन, डिपेंडिंग अपॉन की महंगाई कितनी है। उसके अलावा अमेरिका में बहुत सारी टेम्परेट क्रॉप है, मतलब कोल्ड एरिया की क्रॉप्स हैं जो हमारे यहाँ नहीं होती है। उदाहरण के लिए एप्पल, कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो हमारे यहाँ नहीं होती, जैसे ड्राई फ्रूट्स, एलमंड्स है, हमारे यहाँ बहुत कम होता है। हमारी कंजम्पशन जिस तरह से बढ़ रही है, हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, वो हम आयात कर रहे हैं। तो ये जो क्रॉप्स हैं ये हम आयात अभी भी कर रहे हैं, इसको हम एग्रीमेंट के माध्यम से थोड़ा टैरिफ कम करके वो हम कर पाएंगे। और एक आधा कोई नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट हो सकता है जिसकी डिमांड इंपोर्टेड है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रेश कंजम्पशन होता है, वहां से फ्रोजन थोड़ा बहुत आ जाएगा, उसकी कंजम्पशन 5 स्टार होटल्स तक रह जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमें इसकी फाइन प्रिंट को देखना होगा। और अगर खासकर एग्रीकल्चर में जो 3 क्रॉप्स हैं, सोयाबीन, मक्का और कॉटन और डेयरी प्रोडक्ट, ये 4 क्रॉप्स को ध्यान से देखना होगा कि क्या हमने इस पे कोई कंसेशन दिया है। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में हम चीज की बात कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह की चीज हम नहीं बनाते, वो इलीट प्रोडक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेसिक प्रोडक्ट जो है, जैसे मिल्क पाउडर है, बटर ऑयल है, ये खतरनाक हो सकता है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मीट में हाई एंड प्रोडक्ट, पोर्क वगैरह जैसे प्रोडक्ट है वो आए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मार्केट अलग है। अब रही बात कि बाकी जो प्रोडक्ट है, सोयाबीन और मक्का, अगर हम उनको होल प्रोडक्ट मंगाते हैं, एज सच मंगाते हैं, तो ज्यादातर वहां पे जीएम क्रॉप है। हमारे यहाँ पे जीएम क्रॉप पे फूड एप्लीकेशन में बैन है। इसीलिए एग्रीमेंट होने के बाद भी हमें अपने कानूनों को बदलना होगा और उसके कई मल्टीप्लायर इंपैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था और किसानों पर होंगे। वो एक डेंजर जोन है। मुझे लगता है भारत सरकार ने वहां एग्री नहीं किया होगा। हाँ, उसका फाइन प्रिंट हमको जो आप कह रहे हैं, उसकी जो निटी-ग्रिटीज है वो उसका हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अब तक जो खबर आई है वो ये है कि 50 से 18% हो गया है। और जब विजय जी आप इस 18% को बाकी आसपास के मुल्कों से कंपेयर करते हैं, खासकर वो जो अपना सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे हम बहुत कम पर हैं। 18 आई थिंक इज द लीस्ट एंड द लोएस्ट, चाहे वो इंडोनेशिया हो गया, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, चाहे वो चाइना हो गया। तो ये हमको एक गेनिंग पोजीशन और सिचुएशन में डे 1 से कर देता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अब देखिए 2 प्लेयर है यहाँ पे। सरकार ने अपना रोल प्ले कर दिया, 50 से 18 पे ले आए, ठीक है। अब 18 के ऊपर अगर आपको खेलना है, तो भारत की इंडस्ट्री को अपनी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना होगा। नहीं तो अगर हम लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, आज भी अगर आप अमेरिका का रिजेक्शन लिस्ट उठा के देखें, हर महीने दुनिया में सेकंड और हाईएस्ट, 2 में से या तो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे हमारे प्रोडक्ट आते हैं, जो अमेरिका में क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजेक्ट होते हैं, कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजेक्ट होते हैं। हमारी कंपनियों को अब जागना होगा। सरकार ने अपना रोल प्ले कर दिया। अगर अब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए तो ये कमी हमारे कॉर्पोरेट जगत की होगी, हमारे अपने मैनेजर्स की होगी कि सरकार ने जो रोड बना के दी, आप उस पर ढंग से गाड़ी भी नहीं चला सके। तो ये चैलेंज अब कॉर्पोरेट इंडिया का है, सरकार का नहीं। भाई वो तो उन्होंने सामान लाकर आपको दे दिया है, जो शर्तें पूरी होनी चाहिए थी वो शर्तें पूरी कर दी है। अब आपको इस बैटल में पूरी ताकत झोंक देनी है। उसमें क्वालिटी से अगर आपने किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज किया तो नुकसान आपको होगा। अगर आपने उसको बनाने में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उसमें जरा सी भी कमी आई या लाई, तो फिर उसका नुकसान जो है वो आपको होगा, और जब आपको होगा तो वो मुल्क को होगा।